नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज़ की तरह आज फिर हम कहानियाँ लेकर आ गए हैं और आज की कहानी हमारे अहिंसा के विषय पर है। अहिंसा का विषय क्यों? वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले लोगों ने पूछा या जानना चाहा कि क्या मुश्किल सिद्धांत या जो कठिन कंसेप्ट बताए जाते हैं, ये बच्चों को सिखाए जा सकते हैं। तो ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। काफ़ी पहले, करीबन 2000 साल पहले ही इस परंपरा की शुरुआत हो गई थी, जब हम लोग कहानियों के ज़रिए, जैसे पंचतंत्र जैसी किताबें या जातक या हितोपदेश, इनके ज़रिए बच्चों को कहानियों के माध्यम से नीति की शिक्षा देते हैं। नीति शास्त्र में पंचतंत्र को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि कुछ बच्चे जब बिल्कुल सीख नहीं पा रहे थे और बड़े होने लगे, तो राजा को लगा कि भाई मेरे बच्चे कुछ सीख नहीं पाए हैं और बड़े भी हो गए हैं, तो उसने कोशिश की कि भाई कोई और इन्हें सिखा सकता है या नहीं। एक अच्छा शिक्षक ढूंढने की जब कोशिश हुई, तो आखिर में पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की और पंचतंत्र की कहानियों के जरिए बच्चों को सिखाया गया कि नीति क्या होती है और अनीति क्या है। तो जब अहिंसा या ऐसे सिद्धांतों की बात होती है, तो एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, उसके ज़रिए हम ये सिखा सकते हैं। कहानी के तौर पे ही नहीं, ये सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध और उनके बेटे, उनकी पत्नी यशोधरा से जुड़ी हुई कहानी एक कविता के तौर पे भी आती है। शायद आपने बचपन में माँ कह एक कहानी नाम की ये कविता पढ़ी होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं कहानी। इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो हैं यशोधरा यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी, और राहुल यानी गौतम बुद्ध का बेटा। बुद्ध जब अपनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए थे, तो वो अपनी पत्नी और बेटे को पीछे ही छोड़ गए थे। वो राजमहल में वहीं रहते थे और वहीं उसका लालन पालन हो रहा था। कविता के हिसाब से देखें तो यशोधरा के पास राहुल आ जाता है और उनसे कहानियाँ सुनाने की ज़िद करने लगता है, और हंसकर उन्हें टालने की कोशिश करती हुई यशोधरा कुछ ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी नानी थोड़ी हूँ जो तुम्हें कहानियाँ सुनाऊँ। भारतीय सिद्धांतों में देखेंगे तो अक्सर बच्चों के ठीक बाद वाली पीढ़ी यानी माता पिता वाली पीढ़ी कहानियाँ सुना नहीं रही होती है। अक्सर ये काम दादी और नानी की पीढ़ी का काम होता है। तो खैर, जब बच्चा ज़िद करता है तो वो कहानियाँ सुनानी शुरू करती है, मगर ये कविता कुछ इस तरह से ही चलती है जैसे हम बच्चों को खेलने के लिए कहते हैं, या कभी उनका ध्यान एक मुद्दे से हटाकर किसी दूसरे मुद्दे पर डालना चाहते हैं, तब कहते हैं ये वो देखो चिड़िया, वो देखो पेड़, वो देखो हवा कैसी चल रही है। तो कुछ इसी तरह से ये कविता शुरू होती है, जिसमें वो बताती हैं कि एक दिन उसके पिता यानी गौतम बुद्ध सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे, जहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी। यहाँ कई पक्षी खेल रहे थे या शोर मचा रहे थे, जिसे पक्षियों का कलरव कहते हैं। और अचानक वहीं एक हंस आ गिरता है। हंस के पंख में तीर लगा हुआ था। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जब उसे देखते हैं तो वो हंस को उठाते हैं अपनी गोद में और उसे ले जाकर उसका तीर निकालते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए, चलने फिरने लायक हो जाए। फिर से थोड़ा दाना पानी उसे देने के बाद, कुछ दवाएं लगाने के बाद हंस जब थोड़ा स्वस्थ होता है, तब तक में वो शिकारी वहाँ आ जाता है जिसने वो तीर चलाया था। वो कहता है कि हंस को तो मैंने मारकर गिराया है, इसलिए हंस मुझे दे दिया जाए। अब जाहिर सी बात है कि सिद्धार्थ राजकुमार थे और वो आसानी से आदेश दे सकते थे कि भाई एक मामूली शिकारी और राजा के हाथ से कुछ मांगने आ जाए। सीधे वो आदेश देकर उसे भगा सकते थे या अपने सिपाहियों को कह के उसे धक्के मारकर निकालने के लिए कह सकते थे, लेकिन सिद्धार्थ ऐसा करते नहीं हैं। धार्मिक जो सिद्धांत होते हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप बिना सही कारण बताए सिर्फ राजा होने का या राजकुमार होने का फ़ायदा उठाते हुए किसी गरीब का शोषण कर सकें। तो तर्क वितर्क की बात होती है और सिद्धार्थ कहते हैं इसे बचाया तो मैंने है, इसीलिए हंस मेरा हुआ। और शिकारी कहता है कि इसे मारकर गिराया तो मैंने है, अगर मैं मारता ही नहीं तो ये तुम्हारे पास गिरता कहाँ से। आखिरकार बात बढ़ जाती है और मामला न्यायालय यानी राज दरबार तक जा पहुंचता है।
राजदरबार में लोग फैसला करने बैठते हैं कि आखिर हंस किसका हो। दोनों तरफ के पक्ष अच्छे खासे मजबूत थे। अंत में तय होता है कि ये हंस को खुद ही तय करने दिया जाए कि वो कहाँ जाएगा। जो धार्मिक सिद्धांत होते हैं उसमें सिर्फ मानवाधिकार नहीं होते, पशु पक्षियों के भी उतने ही अधिकार होते हैं। अगर आप महाभारत की कहानी भी देखेंगे तो महाभारत की कहानी सारमेय नाम के एक कुत्ते के बच्चे, या क्यों सारमेय उसका नाम इसलिए होता है क्योंकि सरमा नाम की उन कुत्ते की माँ होती है, उनकी कहानी से या उनके एक यज्ञ में पहुंचने से वो कहानी शुरू होती है। तो चलिए महाभारत से हम लोग वापस आते हैं फ़िलहाल अपनी कहानी पर, जहाँ की मामला राजदरबार में पहुंच गया था। अब राजदरबार में आखिरकार जब दोनों तर्क उतने ही मजबूत नज़र आते हैं तो तय किया जाता है कि चलो हंस को ही फैसला करने देते हैं कि वो कहाँ जाएगा। हंस को बीच में छोड़ दिया जाता है और एक तरफ शिकारी खड़ा होता है और दूसरी तरफ सिद्धार्थ खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, पक्षी को दाना पानी जिसने दिया था, जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी, पक्षी उसकी तरफ चला जाएगा। तो इतनी भीड़ भाड़ में पक्षी को लगा कि सबसे सुरक्षित आसरा वो है जहाँ पे मुझे थोड़ी देर पहले भी दाना पानी मिला था। वो पक्षी अपने आप सिद्धार्थ के पास चला आता है। अगर कविता के लिहाज से देखें तो कविता में ऐसा नहीं किया गया है। कविता में ये फैसला बच्चे पर छोड़ दिया जाता है और कविता के अंत में माँ अपने बच्चे से पूछती है कि अच्छा बताओ, अगर तुम्हें ये फैसला करना होता तो तुम क्या करते, हंस या पक्षी, किसका होता। बच्चा थोड़ी देर सोचता है और फिर जवाब देता है कि अगर कोई शक्तिशाली आदमी किसी निरपराध, किसी कमज़ोर का शोषण कर रहा हो तो कोई उसे बचाने की कोशिश क्यों न करे। सही तो था कि सिद्धार्थ ने उसे बचाने की कोशिश की, इसीलिए हंस सिद्धार्थ का होना चाहिए। तो दोनों कहानियों में ये थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है, ये आप देख सकते हैं। ये कहानी इसलिए भी आपको पढ़नी चाहिए या आपको अपने बच्चों को सुनानी चाहिए क्योंकि ये कविता तुकबंदी में है। इसका आखिरी शब्द अब बढ़ चली कहानी, तूने गुनी कहानी, या फिर और भी ऐसे वाक्य हैं, व्यापक हुई कहानी। तो इन सारे वाक्यों की वजह से ये कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चों को आसानी से ये कविता याद भी हो सकती है। दूसरा फ़ायदा जो ये होता है इस कविता को पढ़ने से वो ये है कि इसमें कई ऐसे शब्द आते हैं जो आमतौर पे आजकल हिंदी में प्रयोग में नहीं होते। उदाहरण के तौर पर जहाँ सुरभि मनमानी, अब खुशबू के लिए आप दूसरे शब्द तो यूज़ करते हैं या दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सुरभि शब्द का प्रयोग आजकल की हिंदी में बहुत कम देखने को मिलता है। व्यापक होना, न्यूज़ प्रोलिफरेटेड आप आसानी से कह सकते हैं। जंगल की आग की तरह कोई चीज़ फैल गई, दवानल की तरह फैल गई, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन व्यापक असर हुआ, ये आपको सुनने में कम आएगा। हो सकता है अगर कभी आप अमिताभ बच्चन को सुनते हो तो अमिताभ बच्चन या फिर कभी कभी आशुतोष राणा या मनोज वाजपेयी जैसे कलाकार इस किस्म की हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। अधिकांश ये लोग जो थोड़ा यूपी या बिहार की पृष्ठभूमि से आए होते हैं, इनकी हिंदी की जानकारी ऐसा माना जाता है कि बेहतर होती है, इसलिए संभवतः ये लोग ऐसे शब्द इस्तेमाल कर पाते हैं। ऐसे ही और भी शब्द हैं। एक और ख़ास चीज़ जो होती है वो ये होती है कि एक शब्द की तुकबंदी दूसरे किस शब्द से मिलती है या किस शब्द के साथ बिठाई जा सकती है, ये भी आपको इस कहानी से पता चलता है। उदाहरण के तौर पे पहले ही कविता के पहले ही पैराग्राफ में आप देखेंगे, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। अब चेटी का मतलब नौकरानी या घर में काम करने वाली कोई महिला होती है। ये नए लोगों के लिए समझना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि चेटी एक ऐसा शब्द है जो कि पता नहीं कितने सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। ऐसे ही उपवन, भ्रमण, वर्ण, वर्ण के फूल खिले थे। अब वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है। ये कई लोगों को एक बार में बहुत आसानी से याद नहीं आता। पक्षियों के लिए खग शब्द का इस्तेमाल, तीर के लिए शर शब्द का इस्तेमाल, हानि, लाभ या करुणा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप बहुत आसानी से इस कविता के जरिए सिखा सकते हैं। चूँकि ये आसानी से याद भी हो जाएगी और बचपन में आपने एक बार एक भाषा सीख ली तो वो आगे
काफ़ी साल तक आसानी से याद भी रहती है, और 5 साल से के आसपास के बच्चों को भाषा सिखाना थोड़ा आसान भी होता है। उम्मीद है आप लोग ये कहानी सुनेंगे और इसे कविता के तौर पर, जिसका मैं लिंक नीचे लगा दूंगा, उस लिंक के ज़रिए आप कविता भी पढ़ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं अपने बच्चों को भी सिखाने की। जहाँ तक इस कविता के लेखक यानी कि इस कविता के लेखक यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी का सवाल है, वो भारत की आज़ादी के दौर के कवि थे, और जैसे उस दौर के दूसरे कवि दिनकर वगैरह लिखा करते थे, वैसे ही उनकी कविताओं में भी देशभक्ति का रंग थोड़ा सा नज़र आ जाता है। हिंदी में कविताएं लिखना उस दौर में शुरू ही हुआ था 1947, और उससे थोड़ा पहले जब वो कविताएं लिख रहे होते थे, उस दौर में हिंदी का जो इस्तेमाल होता था उसमें खड़ी बोली का इस्तेमाल नहीं होता था। ज़्यादातर लोग ब्रज भाषा के जो अलग अलग रूप हैं उनका हिंदी में इस्तेमाल करते थे। अवधी भी इस्तेमाल होती थी कविताओं में। खड़ी बोली में अगर कविताएं कैसे शुरू हुई ये देखना चाहेंगे तो खड़ी बोली की कविताएं शुरू करने में मैथिली शरण गुप्त का एक काफ़ी बड़ा योगदान था। उनकी जो दूसरी कविताएं काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो कि बच्चों के लिए लिखी गई हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते, बड़ों के लिए लिखी गई हैं, उसमें आप देखेंगे कि रामायण, महाभारत और बौद्ध धर्म की कथाओं को आधार बनाकर उसके तर्ज पर कविताएं लिखी गई हैं। इसमें से जो सबसे प्रसिद्ध है वो रामायण में लक्ष्मण की पत्नी का पात्र जो निभा रही थी, जो उर्मिला होती हैं, लक्ष्मण की पत्नी, उनके ऊपर लिखी गई एक कविता है साकेत। ये मूल रूप से रामायण ही है, जो कि उर्मिला के नज़रिए से सुनाई गई है और कविता के रूप में है। इसके अलावा वो और भी कुछ कविताओं के लिए खासे जाने जाते थे, जैसे यशोधरा नाम की एक कविता होती है। और भी अगर आप देखेंगे तो पलाशी का युद्ध, या फिर गुरुकुल, या मनुष्यता नाम की एक उनकी कविता है छोटी सी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। मनुष्यता कविता में भी ऐसा ही है, जैसे हमने इस कविता के ज़रिए अहिंसा के सिद्धांत की बात की, आप मनुष्यता के ज़रिए मनुष्यता, या आम जिसको आप भाषा में मोरल स्टोरीज़ कहते हैं, उनकी बात आप मनुष्यता की कविता के ज़रिए कर सकते हैं। आप चाहें तो ये कविताएं भी देख सकते हैं। ज़्यादातर का लिंक मैंने नीचे लगा दिया है और उम्मीद है आप देखेंगे। और आखिरी बात, ये कविताएं, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, या ये कहानियाँ हम बच्चों के लिए नहीं सुना रहे होते। ये कविताएं करीब करीब मेरी ही उम्र के लोगों के लिए हैं, ताकि वो कविताएं, कहानियाँ खुद सीख सकें और अपने बच्चों को खुद से सुना सकें। आपके बच्चे को सबसे अच्छी तरह से आप पहचानते हैं, इसीलिए ये कहानी या ये कविता आपको खुद ही सुनानी होगी। किस भाषा में या किस शैली में वो सबसे अच्छी तरह से समझेगा, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर रोज़ आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ जाएं। धन्यवाद।